2022 में क्षेत्र की जनता ने, लोगों ने, नौजवान साथियों ने, मेरी माताओं बहनों ने बिल्कुल मन बना चुका है कि यहाँ से परिवर्तन करना है और अब वेंटिलेटर और बैक बेंचर्स की जरूरत नहीं है। 2017 में जब विधानसभा चुनाव हो रहे थे तो आपने एक चुनाव मंच में एक भाषण दिया था, एक आरोप लगाया था विधायक के ऊपर कि वो लोग होटलों में बैठ कर के अपने विधायक की जो निधि होती है उसका बंदर बाट करने का कार्य करते हैं। नमस्कार, समाज क्रांति में आप सभी का स्वागत है। मैं अरविंद रावत और आपको बता दें हमारे साथ आज जो खास मेहमान हैं वो हैं दुर्गेश लाल जी, जिनके बारे में आपको बता दें इन्होंने पिछली विधानसभा 2017 में निर्दलीय से चुनाव लड़ा था, जिसमें कि उस क्षेत्र में प्रोला विधानसभा में इन्होंने एक अच्छा प्रदर्शन किया है। तो दुर्गेश लाल जी, सबसे पहले तो हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं समाज क्रांति न्यूज़ का मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ और आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ। दुर्गेश जी, हमारा जो सबसे पहला आपका जो प्रश्न है आपसे, वो प्रश्न ये है कि 2022 का जो चुनाव है वो नज़दीक आ गया है, तो इसको लेकर के आपकी कैसी तैयारियां चल रही है? 2022 चुनाव नज़दीक आ गया, मुझे नहीं लगता है कि इसके लिए कोई विशेष तैयारियां करनी पड़ेगी, क्योंकि मैंने 2017 में विधानसभा चुनाव लड़ा था निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में, और जब परिणाम आया तो उसके कुछ दिनों बाद मैंने जो है प्रत्येक गांव जाना शुरू कर दिया है। मैंने उन तमाम लोगों के पास गया जिन माताओं बहनों और मेरे बुद्धिजीवी लोगों ने, क्षेत्र के सम्मानित जनमानस ने मुझे अपना चढ़ बढ़ के सहयोग और समर्थन दिया था। तो मुझे कोई विशेष नहीं लगता है कि उसके लिए कोई तैयारियां करनी पड़ेगी, क्योंकि आम जनमानस के मन में एक ठेस है, एक पीड़ा है कि वो परिवर्तन चाहते हैं। वो जो प्रोला विधानसभा है एक उपेक्षित विधानसभा है। इस विधानसभा में जिनको भी क्षेत्र ने चुन के भेजा, उन्होंने सिर्फ इस विधानसभा के साथ एक छलावा किया है। तो मुझे लगता है कि मुझे कोई विशेष तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है। क्षेत्र का आम जनमानस बिल्कुल तैयार है। मैं तो इंतज़ार कर रहा हूँ कि कब वोट हो। 2017 में जिस तरह से आपका प्रदर्शन रहा था, क्या हम माने कि 2022 में आपका प्रदर्शन इससे भी बेहतर रहेगा? देखिए, 2017 में एक टेलर था, क्योंकि मैं नया था, मुझे राजनीति के बारे में ज़्यादा अनुभव नहीं था, और 2017 में मैंने चुनाव नहीं लड़ा, दुर्गेश ने चुनाव नहीं लड़ा। 2017 में जो चुनाव लड़ा था वो मेरे क्षेत्र के, मेरे बुद्धिजीवी लोग, मेरे सम्मानित लोग, मेरी माताओं बहनों, मेरे वो नौजवान साथियों ने चुनाव लड़ा था। और मैं चुनाव लड़ने लायक नहीं था, लेकिन मेरे के क्षेत्र के लोगों ने क्षेत्र से एक आवाज़ उठी थी कि जिस तरीके से जो करप्शन प्रोला विधानसभा में हो रहा है, उस करप्शन को ख़त्म करने के लिए एक आवाज़ उठी थी। और मैं ये मानता हूँ, सी लेट मी टेल यू वन थिंग, आई विजिट लॉट ऑफ प्लेसेस एंड लॉट ऑफ प्लेसेस। द पीपल सेज वी डोंट वांट टू बी अ बैक बेंचर्स और वेंटिलेटर MLAs। मेरा कहने का मतलब यह है कि मैं बहुत जगह गया, बहुत गांव घूम रहा हूं। मैं प्रत्येक 2017 में जब मैं चुनाव रिजल्ट आया, उसके बाद मैं प्रत्येक गांव के मैंने जो है भ्रमण करना शुरू किया। तो लोगों के मन से एक आवाज़ आती है कि हमें बैक बेंचर्स और वेंटिलेटर जो विधायक है वो नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारी ये प्रोला विधानसभा नंबर 1 विधानसभा है, लेकिन ये नंबर 1 की जगह करप्शन में नंबर 1 बना दी है। और ये 70 विधानसभाओं में से नंबर 1 काउंटिंग के लिए, लेकिन आज के डेट में 70वें नंबर पे इन्होंने विकास के रूप में इन्होंने 70 नंबर पे लेके गया। क्योंकि जो भी आज तक स्वर्गीय बर्फियालाल ज्वांटा जी के निधन होने के बाद
जो भी आज तक कहीं सड़कें दिख रही हैं, कहीं स्कूल दिख रहे हैं, कहीं कॉलेजेस दिख रहे हैं, कोई हॉस्पिटल दिख रहे हैं, और सिर्फ बर्फीलाल जॉन्टा जी तक के जो है काम दिख रहे हैं। जितने भी विधायक बने उत्तराखंड बनने के बाद, हमने सोचा था, मैं भी खुश हुआ था कि उत्तराखंड राज्य बना है, एक बहुत छोटा राज्य बना है, और जिसमें से मेरी भी एक प्रोला विधानसभा है। उस विधानसभा को लेकर के लोगों की उम्मीदें थी कि हमारी विधानसभा में कुछ अलग होगा। वहाँ पे शिक्षा की नीति अच्छी होगी, ट्रांसपोर्टेशन अच्छा होगा, एजुकेशन अच्छा होगा, मेडिकल की व्यवस्था ही होगी। आज भी जो है महिलाएं, आपने कुछ दिन पहले जो है मेरे फेसबुक के माध्यम से देखा होगा, जिसपे कि एक सरकार ने भी संज्ञान लिया था, लेकिन वहाँ का उस तमाम समस्याओं का जिम्मेदार कौन है? वहाँ का जो एमएलए है, जो विधायक बना के हमने जो नेता चुन के भेजा है, अरे उन्होंने तो एक सिंपल अपनी एक नीति बना रखी है कि अपने एक दो गुर्गे पालो, वो आपकी उनकी जय जयकारा करेंगे। लेकिन आज हमारी जो प्रोला विधानसभा है वो बिल्कुल एक अलग विधानसभा बन के रह गई है। वो करप्शन को लेकर नंबर 1 विधानसभा है, क्योंकि अगर आपका नेता सही होगा तो आपकी नीतियां भी सही होगी, क्योंकि उनकी नीतियां ठीक नहीं है। मुझे तो लगता नहीं है कि उन्होंने कभी आगे लोगों के क्षेत्र के विकास के बारे में सोचा होगा। तो मेरा कहने का मतलब है कि 2022 में क्षेत्र की जनता ने, लोगों ने, नौजवान साथियों ने, मेरी माताओं बहनों ने बिल्कुल मन बना चुका है कि यहाँ से परिवर्तन करना है, और अब वेंटिलेटर और बैक बेंचर्स की ज़रूरत नहीं है। तो क्या हम माने कि परिवर्तन दुर्गेश लाली ला सकते हैं? बिल्कुल ला सकते हैं। नया चेहरा है, अगर नया चेहरा आपके बीच में आएगा, भाई इन्होंने तो अपनी जो है एक ठेकेदारी बना रखी है कि इस बार वो तो उस बार वो। अगर आपको परिवर्तन लाना है तो उसके लिए नया चेहरा लाना पड़ेगा। मुझे लगता है कि अगर क्षेत्र के मेरी माताएं बहनें और मेरे जो बुद्धिजीवी वर्ग है और नौजवान साथियों का मुझे भरपूर सहयोग है और मिलेगा, और मेरे से जो बनेगा अपने क्षेत्र के लिए, मैं 100% प्रयास करूंगा कि क्षेत्र के विकास के लिए मैं तत्पर खड़ा रहूं। आपका जो क्षेत्र है प्रोला विधानसभा क्षेत्र, इसे पर्यटन का एक अच्छा क्षेत्र माना जाता है, लेकिन यहाँ के युवाओं का आरोप लगता है कि इसे बढ़ावा यहाँ की जो सरकार है या यहाँ की क्षेत्रीय सरकार है वो बढ़ावा नहीं दे रही है। तो आपके क्या विचार हैं? देखिए, ऐसा कुछ नहीं है कि सरकार बढ़ावा नहीं दे रही है। सरकार ने अभी हमारे जो क्षेत्र है, हरकीदुन क्षेत्र है, चांगशील है, केदारकांटा है, टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी घोषित किया था। लेकिन मैं मानता हूँ, यहाँ मैं पहले भी आपको दोहरा चुका हूँ, यहाँ का जो विकास विरोधी है वो यहाँ के विधायक हैं, यहाँ के नेता हैं। वो तो अपनी वोट की राजनीति करते हैं, उनकी तो तुष्टीकरण की नीति है, वो तो जातिवाद की नीति करेंगे, वो तो आपके धर्म के नाम पे आडंबर रचेंगे। मैंने वो किया, मैं उसके लिए काम कर रहा हूँ। आपने यहाँ के लोगों के विकास के लिए क्या काम किया? आपके यहाँ के जो नौजवान साथी हैं, जो बेरोजगार हैं, उनके लिए क्या काम किया? मैं ये क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूँ। आज जो भी यहाँ पे हमारा जो क्षेत्र है वो एडवेंचर के रूप में, पर्यटन के क्षेत्र में एक अहम भूमिका रखता है। आपको मैं बताना चाहूँगा, 2020 एक कोरोना काल के भेंट चढ़ गया, लेकिन लास्ट में 1 महीने के लिए जो है लॉकडाउन खुला, तो पर्यटक आने क्षेत्र में लगे, और हमारे क्षेत्र से कम 70 लाख रेवेन्यू सरकार को गया। और ये रेवेन्यू किसी नेता की बदौलत नहीं है,
ये वहाँ के जो क्षेत्रीय लोग हैं, जो क्षेत्रीय लोग हैं जिन्होंने अपनी प्रतिभा के अनुसार अपने बलबूते पे जो पर्यटन को बढ़ावा दे रहे हैं। मैं वहाँ के जितने भी जो कंपनियाँ चला रहे हैं, टूरिस्ट कंपनियाँ चला रहे हैं, और जो नौजवान साथी हैं, उन्होंने अपने माध्यम से वहाँ पे कई लोगों को रोज़गार दिया है। और मुझे लगता है कि अगर वहाँ जो इस प्रोला विधानसभा का अगर एक बार भी यहाँ का जो नेता अगर ये सोचता है या सदन में इस आवाज़ को उठाता है या इस बात को लिए जो है अगर कहीं वो खड़ा होता है, तो मुझे लगता है शायद पूरे उत्तराखंड में नंबर 1 हमारे क्षेत्र जो है टूरिज्म के क्षेत्र में वो एक भूमिका निभाता। और मुझे लगता है कि अगर मुझे मौका मिलेगा तो मैं अपने नौजवान साथियों के साथ और तमाम क्षेत्र के लोगों के साथ इस टूरिज्म के क्षेत्र के लिए मैं काम करूंगा, ऐसा मैं विश्वास मानता हूं। 2017 में जब विधानसभा चुनाव हो रहे थे तो आपने एक चुनाव मंच में एक भाषण दिया था, एक आरोप लगाया था विधायक के ऊपर कि वो लोग होटलों में बैठ कर के अपने विधायक की जो निधि होती है उसका बंदर बाट करने का कार्य करते हैं। ये बिल्कुल सच है। मैंने 2017 में, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये भी क्षेत्र के लोग बोल रहे हैं, ये क्षेत्र की जनता बोल रही है। यही तो कारण है दुर्गेश को चुनाव लड़ने की क्या ज़रूरत थी। दुर्गेश तो एक जो है अपना प्राइवेट व्यवसाय कर रहा था, दिल्ली में जाके एक कंपनी में मार्केटिंग मैनेजर्स के रूप में काम कर रहा था। मैं अपना एक जीवन यापन कर रहा था, मुझे चुनाव लड़ने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन जब क्षेत्र के लोगों ने और लोगों ने देखा कि यहाँ का जिनको भी हमने विधायक बनाया वो क्या काम करते हैं, जीतने के बाद वो होटल में बैठ कर के अपनी कमीशन डिसाइड करते हैं और होटलों के कमरों में बैठ के वो अपनी निधियों का अपने कुछ जो उनके गुर्गे होते हैं उनके साथ उसका बंदर बांट करते हैं। तो मुझे लगता है कि इनकी अब ये नीति है, इनकी जो तुष्टीकरण की जो नीति है ये बिल्कुल नहीं चलेगी। और जनता ने मूड बना दिया है कि आने वाले 2022 में इनको बिल्कुल मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। अब इनका जो ये ढोंग है अब आगे ज़्यादा दिन नहीं चलने वाला, अब हो गया इनका खेल ख़त्म। अगर आप 2022 में विधायक बन जाते हैं तो आपकी क्या योजनाएं जनता के मध्य रहेगी? देखिए, मुझे अगर मेरे क्षेत्र की सम्मानित जनमानस के द्वारा मुझे सेवा करने का मौका मिलता है तो मैं नेता के रूप में काम नहीं करूंगा, मैं एक जन सेवक के रूप में काम करूंगा। क्योंकि अगर जो नेता बनने लग जाता है तो उसके जो है उसके लिए लोग जो है अपॉइंटमेंट का काम करना शुरू करते हैं। जैसे आज भी हमारे क्षेत्र में बहुत सारे मेरे साथी लोग, नौजवान साथी कहते हैं कि हम अपने विधायकों को ढूंढते हुए भी नहीं मिलते हैं। तो मेरा जो ऑब्जेक्टिव है कि मेरे जो क्षेत्र में हर चीज़ से वंचित है, वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन की अभी भी ऐसे गांव हैं कि जहाँ तक अभी भी जाके सड़कें नहीं गई है। शिक्षा के क्षेत्र में ऐसे अभी भी गांव हैं कि जहाँ पे मास्टर उपलब्ध नहीं है। आप जो है स्वास्थ्य के क्षेत्र में देखिएगा, हमारे क्षेत्र में अभी भी महिलाएं जो है दम तोड़ देती है रास्ते में ही। आपने वीडियो शेयर किया था अपने सोशल मीडिया के माध्यम से। ये मेन कारण है कि हमारे जो आज तक जो नेता रहे हैं उन्होंने कभी इस ओर ध्यान ही नहीं दिया। तो मुझे लगता है कि जो मूलभूत सुविधाएं हैं उसके लिए मैं तत्पर रहूँगा और मेरी प्राथमिकता होगी मेरे क्षेत्र का जो कोई भी अंतिम छोर में बैठा जो व्यक्ति है, मैं उसकी आवाज़ बनना चाहता हूँ, मैं उसके लिए काम आना चाहता हूँ, मैं उसका एक जो है विजिटर बनना चाहता हूँ कि जिसकी कोई नहीं सुनता उसकी दुर्गेश सुनेगा। ये मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से मैं आश्वासन देना चाहता हूँ। और अंतिम प्रश्न आपसे हमारा ये है कि प्रोला विधानसभा में जब अभी 2022 का चुनाव आने वाला है तो उसमें आपके सम्मुख बहुत सारे प्रतिद्वंदी खड़े होंगे जो कि कुछ तो पूर्व में विधायक रह चुके हैं। तो आपकी जो एक कंपटीशन माना जाता है वो कंपटीशन किस प्रतिद्वंदी से है? देखिए, मेरा किसी भी कंपटीशन किसी से नहीं है। मेरा कंपटीशन
सिर्फ है तो मुझसे है, औरों से मेरा कोई कंपटीशन नहीं है। भैया उनके पास विरासत मिली है, उन 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 साल के जो है 5-5 साल जो है विधायक रह चुके हैं, 2-2 बार विधायक रह चुके हैं, उनसे मेरा कोई कंपटीशन नहीं है। उनका कंपटीशन ख़त्म हो गया, वो किसी रेस में नहीं है, क्योंकि जनता ने उनको देख लिया है, जनता ने उनके काम देख लिए हैं। तो मुझे लगता है कि मेरा किसी से कंपटीशन नहीं है, मेरा कंपटीशन है क्षेत्र की समस्याओं से। क्षेत्र में जो प्रॉब्लम है उससे मेरा कंपटीशन है। मैं लोगों की आवाज़ बन के जाना चाहता हूँ। मैं वहाँ पे एजुकेशन स्टैंडर्ड को इम्पोर्टेंस देना चाहता हूँ। मैं वहाँ की जो माताएं बहनें जो अस्वस्थ रहती है उनको चिकित्सा सुविधा के देने के लिए मैं अपना कंपटीशन मानता हूँ। मैं उन लोगों के लिए मानता हूँ कि जो आज भी लोग पैदल 20 किलोमीटर जो है अपना जर्नी करते हैं, मैं उनको कंपटीशन मानता हूँ। मैं व्यक्ति विशेष से मेरा किसी से कोई कंपटीशन नहीं है। भाई कंपटीशन तो तब होता है जब कोई खिलाड़ी मैदान में हो। मुझे तो लगता नहीं हो मैदान में किसी भी रूप से हैं, क्योंकि उन्होंने कुछ काम किया ही नहीं। अब देखिए समस्या क्या आती है कि अगर वो काम कर रहे होते हैं तो शायद उनको कहीं जाके लोगों के बीच में कोई अपनी टीम बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, व्यक्ति विशेष की ज़रूरत नहीं पड़ती। तब वो काम के नाम पे जाते हैं और लोगों के बीच में जाते कहते हैं भाई मुझे वोट दो, मैंने ये काम किया है। लेकिन उन्होंने कोई काम नहीं किया है और लास्ट में वो अपनी तुष्टीकरण की नीति से धन बल के नाम से लोगों के बीच में जाएंगे। 5 साल तो दिखते नहीं हैं, लास्ट में जब चुनाव आता है तब लोगों के बीच में ढोंग करते हैं। तो मुझे लगता है मेरा किसी से कंपटीशन नहीं है। मेरा कंपटीशन है तो वहाँ की जो जन समस्याएं उससे कंपटीशन है, उसके लिए मैं तत्पर हूँ। हमारे जो पुरोला विधानसभा के क्षेत्र हैं वहाँ की जनता जनार्दन एक आरोप लगाती कि जो नेता होते हैं चुनाव के समय तो बड़े बड़े वादे करके जाते हैं, लेकिन जैसे ही जीत जाते हैं उसके पश्चात उन जगहों को पराई छोड़ जाते हैं। तो आपकी क्या राय है, आप क्या कहना चाहोगे? देखिए मैंने पहले बोला था कि मैं नेता नहीं बनना चाहता हूँ, मैं एक जन सेवक बनना चाहता हूँ। आज तक किसने क्या किया, किसने क्या वादे किए, किसने कितना झूठ बोला, मैं उसे व्यक्ति विशेष पे नहीं जाना चाहता। मैं अपनी बात करता हूँ कि अगर मुझे मेरे क्षेत्र का जनमानस, मेरी क्षेत्र की माता बहनें, मेरे नौजवान साथी अगर मुझे मौका देती है तो मैं जो मैंने बोला है वो जो मैंने बोला वो मेरा काम रहेगा। देखिए मेरी उम्र जो है 5 साल में ख़त्म नहीं होने वाली है। अगर मैं नहीं करूँगा तो जैसे इस टाइम मैं बोल रहा हूँ कि जो जितने भी लोग आज तक विधायक रहे उनको उनका किला उखाड़ के फेंको, तो मैं आज आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि आप मुझे भी उखाड़ के फेंकना। ये मैं विश्वास दिलाता हूँ आपको, क्योंकि नेता है वो अपने वादे करते हैं, ज़रूर भूल जाते हैं, लेकिन मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आगे ऐसा नहीं होगा। मैं एक क्षेत्र में एक जनसेवक के रूप में काम करूँगा, ये मेरा पूर्ण विश्वास है। पुरोला की जो जनता है, पुरोला विधानसभा की जनता जनार्दन है, उनसे आप क्या संदेश देना चाहोगे? देखिए मैं आपके चैनल के माध्यम से हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूँ कि आने वाले 2022 में आप भाग्य विधाता है। जो है आज जो डिसाइड करेगी वो जनता डिसाइड करेगी। हम चंद लोगों के झूठे वादों, छोटे से लालच के रूप में हम आने वाले अपने बच्चों का भविष्य को सुनिश्चित कर लें। हम अगर आज एक सही डिसीजन नहीं लेंगे तो जैसे उत्तराखंड बन के 20-21 साल हो गए, हम पुरोला विधानसभा 20-21 साल और पीछे जा चुकी है। क्यों? क्योंकि यहाँ के जो नेता थे जिनको हमने चुन के भेजा, सदन में भेजा, उन्होंने कभी हमारी जो मूलभूत आवश्यकताएं
उसको लेके कभी उन्होंने आवाज़ नहीं उठाई। तो मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि आप भाग्य विधाता हो, आपको सही डिसीजन लेना है कि आने वाले 2022 में जितने भी ये आडंबरी है, मैं तो एक शब्द कहना चाहूँगा, जो जितने भी ये मदारी हैं, इनका जो चुनाव के दौरान जो डमरू बजता है, वो खेल अब जनता को आप समझ लें, आप डिसाइड कर लें कि इन मदारियों का खेल अब आपको ख़त्म करना है। ये मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूँ, क्योंकि आने वाला 2022 है, ये आपका एक आपके बच्चों का, आपके फ्यूचर का, हमारे प्रोला विधानसभा का एक नया इतिहास लिखने वाला है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना अमूल्य समय हमारे चैनल को दिया। धन्यवाद आपका। तो देखते रहिए समाज क्रांति न्यूज़, और पुनः आपके साथ किसी नई खास बातचीत में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।